हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं खरमैन को एजुकेशन में। और यहाँ हम डिस्कस करने वाले आज जीएसटी के बारे में कि जीएसटी क्या है, किस प्रकार से आया है। बहुत से लोगों ने जीएसटी के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें ऐड हुई हैं वो भी हम देखेंगे। ज़्यादा ऐड नहीं हुआ, एक दो चीज़ें ऐड हुई हैं वो हम देखेंगे और पूरा बैकग्राउंड देखेंगे और कैसे कैसे इंप्लीमेंट हुआ वो सब भी देखेंगे। ठीक है, तो पूरा लेक्चर देखेगा। और अगर लेक्चर पसंद आता है और हमारे चैनल का बनाया हुआ कंटेंट आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जिससे हम लोग ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें और फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का बेनिफिट सभी उठा सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं फटाक से लेक्चर की। तो जीएसटी, जिसको हम बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको एक और नाम दिया गया वन नेशन वन टैक्स, यानी कि सेवा और वस्तु कर, एक देश एक कर। इस लेक्चर में मैं आपको एक और बात बता दूं कि लेक्चर जो हम कर रहे हैं ये दोनों लैंग्वेज में होगा। यानी कि दोनों लैंग्वेज का मतलब क्या है कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही होगा ये। ठीक है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो चलिए देखते हैं। अब जो जीएसटी है इसमें क्या है, ट्रांजेक्शन आती है। ट्रांजेक्शन, ये ट्रांजेक्शन क्या है, ये बड़ी काम की चीज़ है। ट्रांजेक्शन को बोलते हैं यहाँ पर लेन देन। ठीक है, लेन देन। अब लेन देन इसमें दो टाइप का रखा गया है, एक होता है इंट्रा स्टेट लेन देन और एक होता है इंटर स्टेट लेन देन। ठीक है, जो इंट्रा स्टेट लेन देन है उसमें सीजीएसटी आता है, यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और जो सेकंड ऑप्शन आता है इसमें इंट्रा स्टेट के अंदर, वो सेकंड ऑप्शन आता है एसजीएसटी एंड यूटीजीएसटी। एसजीएसटी का मतलब है स्टेट्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स और यूटी का मतलब है यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसके बाद में जो इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होती है उसमें आईजीएसटी आता है। और आईजीएसटी को दो पार्ट में बांटा गया, एक होता है सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एक होता है स्टेट वेयर प्रोडक्ट सेल। याद रखिएगा, स्टेट वेयर प्रोडक्ट सेल। हालांकि इतना कॉम्प्लिकेशन में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये बस थोड़ा सा टर्म है और इतना खास सवाल यहाँ से पूछा भी नहीं जाता। सवाल तो आगे से बनते, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए मैंने इसको इस कैटेगरी में बांट दिया। अब क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे पहले देखो टैक्स रेट किस किस प्रकार का। तो टैक्स रेट यहाँ पे ये रखे गए हैं आपके 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। अब एक बात ध्यान रखना, अभी भी गवर्नमेंट को सजेस्ट किया गया था पुरानी सरकार के द्वारा, यानी कि हमारे मनमोहन जी जो थे पुराने हमारे जो वित्तीय मंत्री भी रहे हैं, प्रधानमंत्री भी रहे देश के, उन्होंने भी एक सुझाव दिया था कि हमें जीएसटी को कम कर देना चाहिए, टैक्सेस को कम कर देना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमी बूस्ट नहीं कर रही है। और किसी भी जो अच्छा कोई देश होता है उसमें क्या होता है कि जितना टैक्स कम होगा जो इकोनॉमी है उतनी ज़्यादा डेवलप होगी, क्योंकि उससे अब इंसान की क्या होता है, परचेसिंग पावर बढ़ती है। एग्जांपल के तौर पे मान लो आप एक कार खरीदने जाते हो। ठीक है, मान लो एक कार आप खरीदते हो और एक कार जो आती है वो 28% में लग्जरी में आती है, 28% टैक्स में आती है। अब मान लो कार आपकी 5 लाख रुपए की हुई, जो नॉर्मल सी कार आती है आपकी 5 लाख की आती है। अब 5 लाख की कार पे आप 28% जीएसटी दोगे तो सोच लो कितना हो गया। तो आप 1 से 1.5 लाख रुपए जीएसटी में ही दे रहे हो। ठीक है, अब क्या आएगा कि अगर इसको आप कम करके 12% पे ले आते हो तो आपकी बहुत अच्छी खासी रकम बच जाती है, यानी कि आपको कम से कम 50% का अमाउंट बच जाता है। और फिर आप उस 50% के अमाउंट से कुछ और चीज़ परचेज कर सकते हो जिससे आप अदर जगह टैक्स फिल कर सकते हो। यानी कि टैक्स तो आपका दिया जा रहा है, लेकिन इससे क्या है कि आपकी परचेसिंग पावर बढ़ रही है। तो इस प्रकार से बोलते हैं कि जितना जीएसटी और टैक्स कम रहेगा उतनी ज़्यादा इंसान की परचेसिंग पावर बढ़ती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फटाफट से। अब बात करेंगे जीएसटी। ये एक प्रकार से डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, यानी कि गंतव्य आधारित कर है। कब है, कौन सा कर है, गंतव्य आधारित कर। सन 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी जो थे उन्होंने ये बिल इंट्रोड्यूस किया था जीएसटी का। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना, कौन किसने किया था, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये बिल इंट्रोड्यूस किया सन 2000 में। ठीक है, और इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए उन्होंने एक कमेटी बनाई थी जो कि वेस्ट बंगाल के फाइनेंस मिनिस्टर थे, जिनका नाम था असीम दास गुप्ता। इन्होंने जीएसटी का मॉडल तैयार किया था। तो अटल बिहारी सरकार के द्वारा जो जीएसटी पेश किया गया था सन 2000 में, वो किस पर आधारित था, वो आधारित था असीम दास गुप्ता की अध्यक्षता में बनी कमेटी के बिहाफ पे, यानी इस पर बेस पे वो आधारित था। समझ गए। और इसके बाद एक बात और सुनने में आती है कि 2005 में ये जो मनमोहन सिंह की सरकार थी उसमें मनमोहन सिंह जी ने और जो हमारे प्रणब मुखर्जी रहे थे उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने भी, दोनों ने मिलकर के ये किया था। ठीक है, यानी कि इसका एक इतिहास पहले से रहा है। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसका जो आर्टिकल है, आर्टिकल 279 का 12A, ठीक है, इसके अंदर जीएसटी की बात की गई है और इसमें एक अमेंडमेंट किया है। अमेंडमेंट नंबर है 101। जीएसटी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नंबर क्या है, 101। और ये अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन
अमेंडमेंट एक्ट था 2060 का, ठीक है, जो जीएसटी को डिफाइन करता है। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, कभी भी ये अमेंडमेंट आपसे पूछ सकते हैं, ये अमेंडमेंट खास तौर पे इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। आर्टिकल पूछे ना पूछे, लेकिन अमेंडमेंट बहुत पूछते हैं। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पे 3 प्रकार के जीएसटी टैक्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। तो 3 तरह के जीएसटी कल लाए गए हैं। कौन से 3 तरह के करें? एक है जीएसटी सेंट्रल गुड एंड सर्विस टैक्स, COS जीएसटी स्टेट्स गुड एंड सर्विस टैक्स, और IGST इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के टैक्स लाए गए हैं। तो एक एक करके हम देखेंगे। देखिए IGST क्या है? IGST इज चार्ज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये बात ध्यान रखना, जो IGST है वो चार्ज कौन लेता है? उसका केंद्र सरकार द्वारा ही उसका चार्ज वसूला जाता है IGST का, ठीक। और हमारे देश को मिलाकर के तकरीबन 160 देश ऐसे हैं जिनमें जीएसटी लागू किया जा चुका है। तो ऐसा नहीं कि हमारे कोई देश या फिर 1-2 देशों में, 160 से ज़्यादा देशों में जीएसटी लागू किया जा चुका है, ये ध्यान रखना। फ्रांस वो पहला देश था जिसने जीएसटी लागू किया था अपने देश में। मैंने कमेंट सेक्शन में मतलब एक क्वेश्चन पूछा था कि मिक्स इकोनॉमी को अपनाने वाला पहला देश कौन सा है, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताएंगे कि मिक्स इकोनॉमी को यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था को किस देश ने सबसे पहले अपनाया था। जैसे फ्रांस ने यहाँ पे अपनाया ना, 1954 में जीएसटी अपनाया था, ये फर्स्ट कंट्री बना था। और केवल इसके बाद भारत और कनाडा, ओनली 2 कंट्रियों की अगर मैं बात करूं, केवल 2 कंट्री इंडिया और कनाडा जिन्होंने डुअल जीएसटी अपनाया, यानी कि द्वितीय जीएसटी का एक मॉडल अपनाया। अब ऐसा मत समझना कि केवल भारत में ये 2 टाइप का जीएसटी, कनाडा में भी है और बाकी किसी देश में नहीं है। और जो भारत ने अपना जीएसटी मॉडल ये डुअल वाला अपनाया, ये किससे अपनाया? ये कनाडा के मॉडल बेस पे ही अपनाया। जो कनाडा में चल रहा है वही हमने भी अपनाया। केवल एकलौता पहले कनाडा में था, 2016 से इंडिया में भी ये जीएसटी का डुअल मॉडल। अब इंडिया का हाईएस्ट टैक्स रेट है जीएसटी में कितना? 28%। 28% सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टैक्स रेट है 28% इंडिया में, और 28% कहीं पर नहीं है। और सबसे ज़्यादा जीएसटी का जो दर है वो 28% रहेगा। और क्या कहते हैं, सेकंड हाईएस्ट रेट की अगर बात करें तो सेकंड हाईएस्ट रेट आता है अर्जेंटीना में। ये कितना आपका? 27% है अर्जेंटीना में, सेकंड हाईएस्ट रेट है। और इसमें 5 टैक्स रेट इंट्रोड्यूस किए गए हैं इसमें, ये तो आपको बताइए, मैंने बता दिया 0, 5, 12, 18, 28, ठीक है। ये 5 प्रकार के इसमें टैक्स स्लैब इंट्रोड्यूस किए गए हैं। अब देखो इसमें साथ में कुछ और चीज़ें भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं कि अलग से कुछ दर लगाई गई है। दर को बोलते हैं एक प्रकार से कुछ एक्सक्लूसिव टैक्स रेट लगाए गए हैं। और कैसे टैक्स रेट है? जैसे कि कुछ स्पेशल प्रेशियस स्टोन होते हैं लाइक डायमंड, रूबी, और क्या कहते हैं पन्ना, एमरल्ड, इस प्रकार का जो कुछ अलग से जो जैसे हीरा, ठीक है। तो ऐसे पत्थरों की अगर आप खरीद करते हो तो आपको जीएसटी लगने से अलग लग्जरी टैक्स आपको देना है, उससे अलग 0.25% अलग से भी कर देना पड़ेगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। और साथ में एडिशनल टैक्स एक और इंक्लूड किया गया 3% का। जब आप कोई धातु खरीदते हैं जैसे कि लाइक गोल्ड, सिल्वर, ऐसा कुछ खरीदते हैं ना, तो सोने की कीमत जब आप देंगे तो उस पर आपको जीएसटी देना है, साथ में 3% का अलग से और भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो दो टैक्स को ध्यान रखना कि प्रीशियस स्टोन और प्रीशियस मेटल जो होंगे, कीमती धातु और कीमती जो पत्थर होते हैं, उन पर भी आपको एक अलग से टैक्स देना है, ठीक। अब किन 2 वस्तुओं पे, 2 वस्तु ऐसी बनाई गई हैं जिन पे जीएसटी को छूट मिली है, एग्जेम्पशन है। तो ये 2 वस्तु कौन सी? एक है जीएसटी से बाहर अल्कोहल और एक पेट्रोल। अभी तक इन 2 पर ही एग्जेम्पशन दिया गया, बाकी किसी पे एग्जेम्पशन नहीं है। और बात चल रही सरकार के द्वारा कि इन 2 को भी इसके अंतर्गत लाने की, जीएसटी के अंतर्गत लाने की। अब एक बनाया गया HSN कोड, इसको बोलते हैं हार्मोनाइज्ड सिस्टम एंड नॉमिक्युलेचर, यानी कोड इज़ यूज टू डिवाइड प्रोडक्ट अंडर जीएसटी। यानी कि जब आप अपने प्रोडक्ट को जीएसटी में डालना चाहते हो, लिस्टेड करना चाहते हो, मान लो आपका फूड का कोई बिजनेस है कि आपको फूड सेल करना है, ठीक है, आपको मान लो फूड सेल करना है, या फिर आपको क्या करना है, क्लोथ सेल करनी है, या फिर आपको कुछ मैन्युफैक्चरिंग आइटम बनाना है, कुछ भी होगा। तो उसमें क्या होगा कि आप ऐसा है कि एक जीएसटी नंबर ले लोगे और आपने मान लो उसमें फूड का आइटम डाल दिया, ऐड कर दिया। अब आपको क्या किया, फूड के लिए वो जीएसटी नंबर मिल गया, यानी कि आपको HSN कोड मिल गया, ठीक। लेकिन जब आपको दूसरा कोई आइटम उस पर डालना होगा, मान लीजिए आपने क्लोथ का भी व्यापार शुरू कर दिया, ठीक है, अब आपको क्लोथ का जो व्यापार आप शुरू कर रहे हो उसके लिए आपको जीएसटी ऐड करवाना है, तो आप क्या करोगे, अलग से जीएसटी नंबर ना लेकर के आप बस क्लोथ का जो HSN नंबर है वो ऐड करवा लोगे। यानी कि आप जिस प्रकार का बिजनेस लोगे उस प्रकार में उसको ऐड करवा चले जाओगे, ठीक है। तो इसको किस आधार पर बात आ गया, वस्तुओं के आधार पर, कि जितने प्रकार की वस्तु होंगी उतने प्रकार का ही इसमें ऐड किया जाएगा।
अब जीएसटी जो है वो एक 15 अंकों का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, एक 15 अंकों का एक पहचान नंबर है, इसमें 15 अंक है। और ये जो 15 अंक आती हैं ये पता कैसे है कि इसमें तो क्या कहते हैं मतलब यूनिक है, अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिकल दोनों इसमें डाले गए हैं, ठीक है। और जीएसटी वस्तु और सेवाओं पर गंतव्य आधारित है, यानी कि जहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहा है वहाँ लगता है जो कस्टमर है वहाँ पर ये टैक्स आपको देना है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग बेस पर नहीं, कस्टमर बेस पे टैक्स आपको पे करना है, ठीक। और जो जीएसटी लगा वो कब से लगा है, एक प्रकार से सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम 1 जुलाई टू बी ऑब्जर्व एज जीएसटी डे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज कस्टम ने 1 जुलाई को जीएसटी दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। तो ध्यान रखना कि 1 जुलाई जो होता है वो जीएसटी डे कहलाता है हमारे देश में। अब जीएसटी कमेटी का जो हेडक्वार्टर बनाया गया वो कहाँ बनाया गया, न्यू दिल्ली में बनाया गया। और जीएसटी कमेटी के चेयरमैन थे वो पहले चेयरमैन थे कौन, फर्स्ट चेयरमैन थे अरुण जेटली, ठीक है। क्योंकि यही जीएसटी को लेकर के आए थे एक प्रकार से, मतलब लागू तो इन्होंने नहीं करवाया। तो फाइनेंस मिनिस्टर हमेशा होते हैं, तो अभी तत्काल में जो चेयरमैन हुए वो कौन हुए, निर्मला सीतारमण हुई जीएसटी की चेयरमैन, ठीक है। और जो जीएसटी की पैनल है वो मीटिंग है, वो जो चेयरमैन है वो पहले थे अमित मित्रा, यानी कि करंट वेस्ट बंगाल के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ठीक है। और अगर बात करें तो आसाम इज द फर्स्ट स्टेट टू रेटिफाई लीगल अप्रूवल जीएसटी। देखो एक होता है सिग्नेचर करना, एक होता है क्या सिग्नेचर करना, और एक होता है रेटिफाई करना। इन दोनों में क्या अंतर है समझ लो। जब मान लो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई कानून लेकर के, जैसा अभी मान लीजिए एक कानून लेकर आई थी एनआरसी और सीएए कानून आया, ठीक है। तो क्या किया कि सब मान लो कि लोगों ने, जो भी सरकारें हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कानून बना दिया, लेकिन इस कानून को जब स्टेट में लागू करना हो तो वहाँ की जो स्टेट की असेंबली है ना उसको रेटिफाई करना होता है। जैसे कि हम कोई इंटरनेशनल ट्रीटी करने जाते हैं, और क्या हुआ कि मान लो कि बहुत सारे देशों ने मिलकर के इंटरनेशनल ट्रीटी करी आपस में, कुछ कहीं पे साइन कर दिया, साइन करने से ही वो ट्रीटी लागू नहीं होती जब तक कि हम अपने यहाँ देश में आकर संसद में उसको रेटिफाई ना कर दें। ऐसे जब स्टेट में कोई कानून लागू होना होता है सरकार का बनाया हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो उसको स्टेट में रेटिफाई करना होता है। तो इसीलिए बोला गया, दिखाया गया था अभी कि बहुत सारे स्टेट जो है वो किसके, सीएए और एनआरसी के अगेंस्ट में लॉ बना रहे थे, अगेंस्ट में जा रहे थे उनके, ठीक है। यानी कि कानूनी अनुमोदन करना जरूरी होता है, कानूनन अनुमोदन करना जरूरी होता है, इसको बोलते हैं लीगल अप्रूवल। तो असम ने जीएसटी को पहला लीगल अप्रूवल देने वाला स्टेट बना। अब जीएसटी क्या है, जीएसटी एक प्रकार से कास्केडिंग प्रभाव को हटाता है। ये कास्केडिंग प्रभाव क्या होता है, इसको एक बात समझ लीजिए कि कास्केडिंग का अर्थ है एक प्रकार से ओवरलैपिंग करना। ओवरलैपिंग मतलब कि एक बात सोचो कि एक मैन्युफैक्चरर है, मतलब एक मैन्युफैक्चरर है, उसने यहाँ पे कोई गुड्स मैन्युफैक्चर किया। अब मान लो उसने यहाँ पे टैक्स भर दिया, ठीक है, या फिर मतलब उसने क्या किया कि मैन्युफैक्चरर डीलर को दे दिया, ठीक है, डीलर को दे दिया, या फिर किसी और को, किसी भी इंसान को दे देगा। अब इसके लिए तो ये कस्टमर एक तरह से, और इससे उसने टैक्स लगा कर वसूल लिया, यानी कि डी ने एम को टैक्स दे दिया, डीलर ने मैन्युफैक्चरर को टैक्स दे दिया। अब जो डीलर होगा ये क्या करेगा कि मान लो इसने इसमें कुछ वैल्यू एडिड टैक्स लगा दिया है, इसकी वैल्यू बढ़ा दी, और जब ये दोबारा इसको किसी आगे बेच रहा है, किसी कस्टमर को या फिर किसी शॉपकीपर को, पहले शॉपकीपर को बेच रहा है, तो उससे इसने भी टैक्स वसूल लिया। तो इसमें क्या हुआ कि एक ही वस्तु पे विभिन्न प्रकार का टैक्स लगते जा रहे हैं, और फिर जब ये कस्टमर के पास जाएगी तो ये काफ़ी कॉस्टली हो जाती है, मतलब इसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया कि यहाँ पे इतने सारे जो टैक्स है इनको एग्जम्पशन का रूप दे दिया, ठीक है, कि टैक्स आप वापस ले लेना। तो ये फाइनल टैक्स का जो कॉस्ट आएगा वो कस्टमर के ऊपर आ जाता है सीधा, ठीक है। तो इसमें जो यहाँ पे ओवरलैपिंग होती है ना बार बार, तो उस ओवरलैपिंग को यहाँ पे कंप्लीट कर दिया, खत्म कर दिया गया है, ठीक है। और टैगलाइन ऑफ जीएसटी क्या है, जीएसटी की टैगलाइन रखी गई है वन नेशन वन टैक्स। ये याद रखना, वन नेशन वन टैक्स, एक राष्ट्र एक कर है, और यह भारत में एक समान कर संरचना लाता है, ये भी याद रखना, ठीक है। तो इसके साथ में जीएसटी का लेक्चर आपका यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले लेक्चर बहुत जल्दी आपके लिए आ जाएगा, बहुत जल्दी हम इस इकोनॉमिक्स से क्रैश कोर्स को खत्म करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।